हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा जो लास्ट वीडियो था वो था फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में हम लोगों ने 5 स्टेप्स देखे। अब उन 5 स्टेप्स में सबसे पहले था इंजेशन। इंजेशन मीन्स फीडिंग। जो हम लोग फूड है वो ग्रहण कर रहे हैं उसको बोलते हैं फीडिंग। उसके बाद की जो प्रोसेस थी वो थी डाइजेशन, और मैं डाइजेशन के आपको 5 प्रकार बताए। उसी के साथ में हम बात कर रहे थे वहाँ पे एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन की। तो इस टाइप से हम लोग जो आज वीडियो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं डाइजेशन पे, कि डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है और किस किस बेस पे होता है। तो जिस टाइप से हम लोगों ने डाइजेशन के टाइप्स देखे थे, तो डाइजेशन के टाइप्स में था कि हमारे शरीर में पाया जाने वाला डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब हो गया कि जो शरीर के बाहर वाली साइड में हो रहा है, कोशिका के बाहर आहार नाल में पाया जाने वाला जो पाचन है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। और उसी के साथ में हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे डाइजेशन है वो 2 टाइप्स और हम लोगों ने पढ़ा, जैसे मैकेनिकल था एक, और एक था हमारे जो बायोकेमिकल था। तो जहाँ मैकेनिकल की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो ये दांत वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, कि दांत और मुंह वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, वो क्या है मैकेनिकल सोर्स प्रोवाइड करवा रहा है। जैसे दांत हो गए, लाल ग्रंथियां हो गई, तो वो क्या कर रहे हैं, भोजन को तोड़ने और पीसने का काम कर रहे हैं। तो इसी टाइप से डाइजेशन कहाँ कहाँ पोर्शन में किस किस टाइप से पाया जा रहा है उसका डिस्कशन हम आज वाले वीडियो में करेंगे। करने को ये वीडियो मैं 3-4 पार्ट्स में बना सकती थी, लेकिन आपके बोर्ड लेवल से जितना इंपॉर्टेंट है तो उतना मैं आपको इस वीडियो में समझा दूंगी। क्योंकि हम बात करें कि माउथ बकल कैविटी में अलग टाइप से डाइजेशन पाया जाता है, स्टमक में अलग टाइप से पाया जाता है, इंटेस्टाइन में अलग टाइप से पाया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में वो नहीं पाया जाता। तो इस टाइप से, लेकिन मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आपको इजीली याद हो जाए जो चीज़। क्योंकि मैंने आपको जितने भी जूसेस हैं उनके वर्क्स है वो मैंने आपको ग्लैंड्स के साथ साथ में ही करवा दिए। तो आप यदि उनके नोट्स अच्छे से बना लें तो आज वाला टॉपिक आपको समझने के लिए ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा। अब हम यहाँ बात करें कि सबसे पहले माउथ है। माउथ में मेस्टिकेशन हो रहा है, मेस्टिकेशन स्टार्ट हो रहा है, मतलब फूड को तोड़ने का प्रोसेसिंग, फूड को निगलने का प्रोसेस, फूड को बॉल्स बनाने का जितना भी प्रोसेस है वो सारा का सारा क्या हो जाता है, माउथ में हो जाता है। ठीक है, और माउथ में ही 3 टाइप की सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती है। अब जो सैलिवरी ग्लैंड्स है वो क्या करेगी, स्लाइवा को रिलीज करेगी, स्लाइवा के साथ में फूड मिक्सअप होकर क्या कहलाएगा, बॉलस कहलाएगा। तो ये बात हम लोगों ने यहाँ पे देखी थी। उसी के साथ में आपको एक एंजाइम्स और याद रखना है जो यहाँ पे जीभ की डोर्सल सरफेस पे पाया जाता है। अब जीभ की डोर्सल सरफेस पे कौन सा पाया जाता है, लिंगुअल लाइपेज एंजाइम। अब लिंगुअल लाइपेज एंजाइम में सीक्रेट तो यहाँ से होगा, ट्राइग्लिसराइड पे रिएक्शन भी करेगा, लेकिन ये एक्टिव कहाँ पे होगा, स्टमक में आके। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर बात करें कि माउथ के जस्ट बाद में, तो माउथ के जस्ट बाद में ईसोफेगस होता है। ईसोफेगस में किसी भी टाइप का डाइजेशन है वो नहीं पाया जाता। तो मैं जहाँ पे जिसका डाइजेशन हो रहा है उसका मैंने आपको एक टेबल बना रखी है, तो आप उसे जस्ट याद कर लीजिए इस चीज़ को, ताकि आपको थ्योरी है वो आप खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगी ताकि आप उसे नोट्स बना लीजिए। कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो स्लाइवरी ग्लैंड है, जो स्लाइवा है, स्लाइवा सिक्रेट हो रही है जो बकल कैविटी में है। ठीक है, तो बकल कैविटी में किसका डाइजेशन स्टार्ट होता है, उसमें स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट होता है। अब मैं स्टार्च, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इन पे आपको वापस जो लेक्चर होगा वो जब मैं 11th का चैप्टर स्टार्ट करूंगी तो मैं उस टाइम समझाऊंगी, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा इस चीज़ को समझाना। तो स्टार्च है, स्टार्च क्या है, पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स पढ़े थे ना, कि मोनोसैकेराइड सिंगल, फिर डाई, फिर ट्राई, फिर ओलिगो, फिर पॉली। तो इस टाइप से क्या है, कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे टाइप्स हैं। अब हमें यहाँ पे यदि स्टार्च के फॉर्म में फूड मिल रहा है तो स्टार्च के फॉर्म से हमें तोड़ना कहाँ पे है, ग्लूकोज तक, हमें मोनोसैकेराइड तक उसको तोड़ना है। तो मोनोसैकेराइड तक तोड़ने के लिए हमारे यहाँ पे क्या पाएंगे, बहुत सारे एंजाइम्स है वो अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो टाइलिन एंजाइम था वो लाइसोजाइम का भी सिक्रेशन कर रहा था, जो एंटीबैक्टीरियल थे, जो हम लोगों ने लाल ग्रंथि में पढ़े थे। उसी के साथ में यहाँ पे स्टार्च का पाचन शुरू करता है, और स्टार्च का पाचन स्टार्ट करके यहाँ पे डाइसैकेराइड बनाता है, मतलब माल्टोज वगैरह बनाने का ये काम करेगा। माल्टोज प्लस जस्टिन हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये सिर्फ डाइसैकेराइड तक तोड़ने का काम कर रहा है, पूरा पाचन नहीं कर रहा, सिर्फ डाइसैकेराइड तक तोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, कौन सा एंजाइम,
टाइलिन एंजाइम। और टाइलिन एंजाइम की एक खास बात और है, बकल कैविटी में आपको ये ध्यान में रखना है कि भोजन को तोड़ने का, निगलने का, लाल ग्रंथि के साथ मिक्स करने का, मंथन करने का, ये सारे काम है वो बकल कैविटी में हो रहे हैं, आगे जाके स्टमक में भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टाइलिन के बारे में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि टाइलिन है वो कभी भी जो ये पाचन मतलब जो कच्चा रो स्टार्च होती है उस पर रिएक्शन नहीं करती, वो पके हुए भोजन पे ही क्या करेगी, रिएक्शन करेगी। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं इसोफेगस में किसी भी टाइप का डाइजेशन नहीं पाया जा रहा। अब इसोफेगस से स्टमक तक आने के लिए इसोफेंजियल स्पिंजर या जिसको हम लोग कार्डियक स्पिंजर बोल रहे थे पाया जाता है। एक बार में खुद का सारा फूड वो कहाँ आ जाता है, हमारे स्टमक पोर्शन में आ जाता है। अब स्टमक में आने के बाद में क्या होगा, गैस्ट्रीन सेल्स पाई जाएगी। अब गैस्ट्रीन सेल्स है वो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करेगी। अब गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होगा। अब हम लोगों ने देखा था गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन था, गैस्ट्रिक जूस में HCl था। तो वो क्या करेंगे, इन पे रिएक्शन करना शुरू करेंगे। और यहाँ पे जो सबसे पहले आपको स्टमक की स्ट्रक्चर समझाते टाइम भी कहा था कि जो प्रोटीन का डाइजेशन है उसका सबसे अच्छा सेंटर है वो कौन सा है, यहाँ पे स्टमक ही है। तो यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस यहाँ पे पाया जा रहा है और यहाँ पे क्या किया जाता है, फूड को अम्लीय किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्षारीय कर दिया गया था लार के साथ मिला के, यहाँ पे वापस फूड हो गया, वो कैसा हो गया, अम्लीय हो गया। अब उसके बाद हम बात करें कि यहाँ पे जो प्रोटीन है, अब प्रोटीन की स्ट्रक्चर भी आप लोगों ने वहाँ पे 12th चैप्टर में देखी होगी 11th क्लास के, और नहीं देखी तो क्योंकि है 11th वाले बच्चों की थोड़ा यूँ रहता है कि ठीक है यार 11th तो जैसे तैसे दिख जाएगी और हम लोग 12th क्लास में हैं थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि अब मैं आपको हर एक चीज़ पे यूँ कमेंट करूँगी भाई ये चीज़ तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, ये चीज़ तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो थोड़ा मेरे लिए भी अच्छा नहीं होगा और आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि 11th क्लास में थोड़े से बच्चे हैं वो पढ़ाई को लाइट ले लेते हैं, तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है। और प्रोटीन की हम बात करें कि प्रोटीन किस टाइप से रिएक्शन करती है, किस टाइप से बनती है, तो हम लोगों ने प्रोटीन की स्ट्रक्चर देखी थी कि राइबोसोम है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। राइबोसोम है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। अब किस टाइप से करता है, प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर में एक NH3 पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन है, इमेजनरी देख लीजिए आप, यहाँ कार्बन है, ऊपर हाइड्रोजन है। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए चारों स्टेप चाहिए, तो यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन, यहाँ पे आर लिखा हुआ होता है जो फंक्शनल ग्रुप होता है जिसके बेस में एमिनो एसिड्स है वो खूब सारे होते हैं, और साइड में COH और यहाँ पे NH3, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना के पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और वो पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको C और यहाँ पे बीच में R। ठीक है, यहाँ होगा वो H। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वैलेंसी कंप्लीट होगी। उसके बाद में यहाँ पे COOH और NH3, तो यहाँ से एक तो NH3 का H और यहाँ से OH, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, यहाँ पे ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करने की, सॉरी NH3 नहीं NH2 होता है यहाँ पे। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद में एक बड़ी सी श्रृंखला बन जाती है, उस श्रृंखला को कहा जाता है प्रोटीन। अब प्रोटीन श्रृंखला जो बड़ी है उसको तो हम ग्राइंड कर रहे हैं और अब हमें उसको किस में तोड़ना है, ये छोटे छोटे एमिनो एसिड्स में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पेप्सिन के थ्रू किस में टूटेंगे, वो लार्ज पेप्टाइड्स में। ठीक है, लार्ज पेप्टाइड्स में जोड़ेंगे और यहाँ पे किसी भी टाइप का जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन नहीं किया जाता। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होगा कि HCl का फॉर्मेशन हो गया। HCl है, HCl किसका निर्माण करता है, लाइपेज का, लाइपेज को एक्टिव करने का काम करेगा। हम लोगों ने देखा था कि जो HCl है वो लाल ग्रंथि के साथ में आने वाले एंजाइम्स को तो क्या कर देगा, इनएक्टिव कर देगा, और जो आगे इंटेस्टाइनल में काम आने वाले उन सबको एक्टिव, तो लाइपेज को वो क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा। अब लाइपेज को एक्टिव कर देगा तो वो यहाँ पे रिएक्शन कर पा रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लाइपेज को एक्टिव करने के बाद में फूड कहाँ जाएगा, ड्यूडेनियम वाले पोर्शन में। ठीक है, अब ये जो ड्यूडेनियम वाला पोर्शन है, जो यू शेप आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पे भोजन है वो क्या कहलाएगा, ये भी मैंने आपको बताया था कि बोलस है वो ऊपर से आ रहा है तब। ठीक है, और यहाँ पे भोजन है वो क्या कहलाएगा, काइम कहलाएगा। अब ये जो काइम वर्ड है वो पार्शियली डाइजेस्टेड, मतलब जो छोटे छोटे कण बन चुके भोजन के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मंथन हो गया था, तो मंथन होने से क्या हो गया, फूड के छोटे छोटे टुकड़े टूट गए, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट
नहीं हुआ है। उसके बाद में हम लोगों ने बाइल जूस पढ़ा था, तो बाइल जूस भी किसी भी टाइप का डाइजेस्टिव जूस नहीं है, क्योंकि हम इसमें बोलते हैं कि इसमें किसी टाइप का एंजाइम नहीं पाया जाता, लेकिन वो ऐसी रिएक्शंस कर देगा जिसके थ्रू जो हमारे पैंक्रियाटिक जूस है वो इजीली रिएक्ट कर सके। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे पाइलोरिक स्पिंजर है, पाइलोरिक स्पिंजर है वो बार बार खुलेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा है कि कोई बड़ी जगह है उससे छोटी नली में हम चीज़ें एक साथ है वो ओवरलोडेड नहीं कर सकते। तो आमाशय से धीरे धीरे यहाँ से ये भोजन इसमें जाना स्टार्ट होगा। इसीलिए बोलते हैं ना कि आमाशय में 4 से 5 घंटे तक भोजन है वो रुक जाता है, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, हमें 4-5 घंटे भूख नहीं लगती, ठीक है। और कल मैंने आपको बताया था कि भूख का केंद्र क्या वो किसको माना जाता है, तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भूख का केंद्र है वो किसको बोला जाता है। उसके बाद में हम बात करें कि अभी ड्यूडेनियम में ये सारे जो कार्बोहाइड्रेट है उनका पाचन स्टार्ट हो जाता है। फिर जेजुनम और इलियम, आपको ध्यान में रखना है कि सबसे ज़्यादा जो पाचन है वो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, साथ ही में ये जो सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई है जो मैंने कल आपको बैलेंस्ड डाइट की चीज़ें बताई थी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन वगैरह, तो इन सब चीज़ों को डाइजेस्ट करने का काम तो यहाँ पे ड्यूडेनियम, जेजुनम और इलियम पोर्शन में कर दिया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा इसका एब्जॉर्प्शन, ये भी मैंने जब आपको विलाई वाला पोर्शन बताया था उस टाइम बता दिया था, इसीलिए मैं इस चैप्टर को 3 टुकड़ों में इस वीडियो को 3 पोर्शन में नहीं काट के मैं आपको साथ ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपके लिए भी लेंदी नहीं हो और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। तो इस टाइप से ये सारी चीज़ें यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी। ध्यान में रखना कि लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी टाइप का पाचन नहीं पाया जाता। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में दो पोर्शन है वो काम करेंगे। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो 2 पोर्शन काम कर रहे हैं वो 2 पोर्शन ये हुआ कि ड्यूडेनियम में पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेट होता है, ठीक है, जो बाइल डक्ट के साथ में स्पिंजर ऑफ ओडाई से आ रहा था, ठीक है। तो पैंक्रियाटिक जूस है वो यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जो कोई स्टार्च होगा, स्टार्च को पैंक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज के थ्रू, पैंक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज टाइलिन को भी कहा जाता है, ठीक है, अल्फा एमाइलेज जो बोला जाता था, पैंक्रियाटिक नहीं, तो यहाँ पे ये डाइसैकेराइड में इसको तोड़ने का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद में प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन पे ट्रिप्सिन काम कर रहा है और ये लार्ज पेप्टाइड्स में इसको तोड़ देगा। उसके बाद में इलास्टिन की बात करें तो इलास्टेज, अब एक चीज का ध्यान में रखना, हम लोग जितने भी एंजाइम हैं, जैसे मान लो कि प्रोटीन, ट्रिप्सिन, तो नाम ही अलग हो गए, टाइलिन ऊपर नाम ही अलग हो गया, ठीक है, बट जैसे इनको तोड़ने वाले जो एंजाइम्स होंगे उनके एंजाइम्स के नाम याद करने के लिए बहुत इजी है। एक हमारे एंजाइम्स का टॉपिक रहेगा, वो उसमें मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगी एंजाइम एक्शन में होता क्या है, ठीक है। ये अभी तक आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि यदि आपको किसी चीज को, किसी भी चीज का एंजाइम बनाना है तो उसके आगे क्या लगाना है, ASE, ठीक है। और इसीलिए मैंने कहा था कि आप इंग्लिश को ज़्यादा लर्न करने की कोशिश कीजिए, इजी रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे मैं बात करूँ इलास्टिन, तो इलास्टिन को आइगन हटा के मैंने एज लगा दिया, तो ये क्या हो गया, इसका एंजाइम हो गया। और ये किस में तोड़ देगा इसको, यहाँ ओलिगोपेप्टाइड में। ओलिगोवर्ड है वो 10 के ग्रुप के लिए यूज किया जाता है, जैसे मोनोवर्ड 1 के लिए, डाइवर्ड 2 के लिए, ठीक है, ट्राइवर्ड 3 के लिए, टेट्रा, तो इस जो ओलिगोवर्ड है वो किसके लिए यूज किया जाएगा, 10 के लिए, ठीक है। तो अभी भी 10 पेप्टाइड्स की चेन है तो वो खूब लंबी रहेगी। उसके बाद जो लार्ज पेप्टाइड्स है, लार्ज पेप्टाइड को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के थ्रू एमिनो एसिड्स में तोड़ दिया जाएगा। उसके बाद में ट्राइग्लिसराइड जो लाइपेज एक्टिव हो चुका था वो उसको किस में तोड़ देगा, मोनोग्लिसराइड में, ठीक है। तो यहाँ पे फिर न्यूक्लिक एसिड की बात करूँ तो न्यूक्लियस एंजाइम काम करेंगे, उसको किस में तोड़ देगा, न्यूक्लियोटाइड्स में जोड़ देगा, ठीक है। आप लोगों ने डीएनए की स्ट्रक्चर देख रखी होगी। अब डीएनए की स्ट्रक्चर में कौन कौन से घटक होते हैं ये भी आपको ध्यान में होगा, और नहीं ध्यान में तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो डीएनए की स्ट्रक्चर है, तो डीएनए की स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, उसमें शुगर पाई जाती है और उसमें पेप्टाइड्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब उनको अपन और डीपली देखें तो नाइट्रोजन क्षार है वो प्यूरिन और पिरिमिडिन से बने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ प्यूरिन और पिरिमिडिन आपस में शुगर से अटैच होंगे, ठीक है। अब जहाँ पे शुगर से अटैच है तो उसको न्यूक्लियोसाइड कहा जा रहा है, ठीक है। मतलब 3 चीजें उसे मिलकर डीएनए बनता है, उनमें से यदि 2 चीजें पाई जाए तो न्यूक्लियोसाइड एस आएगा, SIDE, और 3 चीजें पाई जाए तो न्यूक्लियोटाइड TIDE, ठीक है। न्यूक्लियो वर्ड सेम रहेगा, साइड और टाइड है वो दोनों नाम है वो चेंज हो जाएंगे। तो आपको इनमें से ये पता करना है कि न्यूक्लियोसाइड कौन सा है, न्यूक्लियोटाइड कौन सा है। तो आप ये चीज ध्यान में रखिएगा कि हमेशा अल्फाबेट्स में S है वो T से पहले आता है, तो मतलब जो 2 चीजों को जोड़ेगा वो साइड होगा और 3 चीजों को जोड़ने वाला
टाइट होगा, ठीक है। तो इस टाइप से ध्यान में रखना, टाइट वो वॉशिंग मशीन वाला नहीं, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड है वो न्यूक्लियोटाइड्स मतलब 3 के ग्रुप में टूटा है, ठीक है। अब अपने को किस में तोड़ना है इसको, 2 के ग्रुप में, और जो pyrimidine, प्यूरिन, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ रहे हैं उन सबको अपने को क्या करना है, अलग अलग करना है। यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन कर दिया है। तो ये सारे के सारे फंक्शन होते हैं वो पैनक्रियाटिक जूस के, यहाँ पैनक्रियाटिक जूस के कांड होते हैं। अब हम इंटेस्टाइनल जूस की बात करें, जो हमारा आंतरीय रस था, तो आंतरीय रस है वो इंटेस्टाइनल ग्लैंड से सिक्रेट हो रहा था। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे ट्रिप्सिनोजन है, इसको ट्रिप्सिन में तोड़ दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में लार्ज पेप्टाइड्स हैं उनको एमिनो पेप्टाइड्स के थ्रू एमिनो एसिड में, फिर ओलिगोपेप्टाइड्स है उसको ओलिगोपेप्टाइड के थ्रू एमिनो एसिड में, फिर डाइसैकेराइड है डाइसैकेराइड्स के थ्रू या मोनोसैकेराइड में, फिर न्यूक्लियोटाइड्स, जो न्यूक्लियोटाइड्स है और टाइडेज एज लगा दो आगे, और यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड, जो मैंने कहा था फॉस्फोरिक एसिड है वो अलग हो जाएगा और 2 ग्रुप है आपस में जुड़े हुए रहेंगे। अब उन दोनों ग्रुप्स को अपने को तोड़ना है, तो न्यूक्लियोसाइड को भी हम तोड़ेंगे न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम से, और शुगर, प्यूरिन और pyrimidine है वो तीनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। उसी के साथ में ट्राइग्लिसराइड है उसमें लाइपेज बॉन्ड करके मोनोग्लिसराइड। तो इस टाइप से ये सारे के सारे इस टाइप से पाचन है, मतलब कोई बड़ी श्रृंखला है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम, जिससे क्या हो जाए ब्लड इजीली एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो ये सारा का सारा फंक्शन है वो कौन करता है, बफल कैविटी में स्टार्ट होता है, स्टमक भी कर रहा है और हमारे इंटेस्टाइनल है वो भी कर रही है। अब मैंने यहाँ पे आपको ना कुछ एब्जॉर्प्शन वाले हिस्से दिखाए, तो वो आप यहीं पे याद कर लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी तो उसमें ये बताऊंगी कार्बोहाइड्रेट किस टाइप से यहाँ ब्लड में एब्जॉर्ब किया जाता है, और प्रोटीन किस टाइप से किया जाता है, और फैट किस टाइप से किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए वो चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें कि एमिनो एसिड है वो इसी पोर्शन में, फिर यहाँ पे विटामिन बी और विटामिन सी, फिर यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने जेजुनम और हीलियम में आपको याद होगा कि एकदम शार्प विलाई बनाई थी, ठीक है। तो उसमें एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा होगा। तो कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, फैट, ग्लूकोज, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन ए, डी, सी और ए, डी, ई के, जो हम लोगों ने फैट सोल्यूबल बोले थे, ठीक है। ये दोनों तो क्या है, वाटर सोल्यूबल, और ये दोनों क्या है, ये चारों क्या है, फैट सोल्यूबल। तो इस टाइप से इन सब का डाइजेशन, इन सब का एब्जॉर्प्शन है वो यही हो जाएगा। और यहाँ पे जो लास्ट पोर्शन रहता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का, उसमें सिर्फ पोटेशियम, सोडियम और वाटर है, उनका एब्जॉर्प्शन किया जाता है। तो इस टाइप से यहाँ पे मैंने आपको ये हल्का फुल्का समझाने की कोशिश की ताकि आप इजीली नोट्स इसके क्रिएट कर सकते हैं। तो आप लोग ये देख लीजिए, फिर मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस नेक्स्ट वीडियो में एब्जॉर्ब होने की जो प्रोसेस है कि विसरण के थ्रू हो रहे हैं, परासरण के थ्रू हो रहे हैं, काइलोमाइक्रोन्स बन रहे हैं, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। तो कीप वॉचिंग, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।